This is my journey from darkness to light. जब मैं बच्चा था तो कैंसर के बारे में मुझे बस यही पता था कि इससे आप मर सकते हैं। बड़े लोग हमेशा कैंसर को भगवान की मर्जी बताकर टाल देते थे। मुझे कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा और मुझे नहीं पता था कि यह मेरे सबसे करीबी लोगों को भी छू सकता है। जब तक ऐसा नहीं हुआ। जब 1991 की गर्मियों में मेरी माँ बीमार हुई, उससे लगभग 6 साल पहले जब मेरे पापा के पापा की इससे मौत हो गई थी, तब मैं इतना छोटा था कि कुछ महसूस नहीं कर पाया था। मुझे याद है कि मेरी माँ धीमी हो गई थीं और उतना नहीं हंसती थीं। उन्हें खांसी थी जो ठीक नहीं होती थी और हर महीने उनकी एनर्जी और कम होती जा रही थी। थकान के कारण हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टरों ने हमें वो शब्द कहे जिनसे हम डरते थे। कैथी, तुम्हें कोलन कैंसर है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह शरीर के किस हिस्से में है। मुझे लगा कि मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, भले ही हालात पहले जैसे न हो। मैंने अपने डर को गहराई से दबाते हुए उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे हंसा पाऊं तो उसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितने दर्द में थी क्योंकि उसने मुझसे यह बात छिपाई थी। आखिरकार उसने काम पर जाना बंद कर दिया। रिकर्स में उसकी नौकरी की फिजिकल डिमांड और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था। उसे बाथरूम इस्तेमाल करने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगी। उसकी भूख लगभग खत्म हो गई और जो खाना वह खा पाती थी उसे पचाने में भी उसे दिक्कत होती थी। मेरी माँ की असलियत खराब होने पर पापा घर के कामों में मदद करने आने लगे। अप्रैल 1992 तक घर पर उसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी और उसे सेंट जॉन हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां वह लगातार मुरझाती रही, जैसे वह मेरे सामने ही गायब हो रही हो, सचमुच मेरी जिंदगी से मिट रही हो। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी खूबसूरत आवाज उससे छीन ली गई थी और वह सिर्फ धीरे से बोल पा रही थी। यह कैथी जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूं। उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में मैं लगभग हर दिन उससे मिलने जाता था और वह मुझसे ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करती थी। मैं समझ सकता था कि यह उसके लिए जरूरी था। कभी कभी वह बार बार मेरे बचपन का निकनेम फुसफुसाती थी, मूका, मूका, मूका। वह अपने थके हुए शरीर से पूरी ताकत निकालने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में उसके बेड पर बैठा था तो वह मेरे 3 हाथ। इससे मैं चौंक गया क्योंकि उसकी पकड़ कुछ समय से ज्यादा मजबूत थी। उसने अपनी आंखें आधी खोलीं और बोली, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, मूका। मैं और मेरी आंटी उठे और कमरे से बाहर चले गए ताकि वह आराम कर सके। मैं अपनी माँ को फिर कभी बोलते हुए नहीं सुन पाऊंगा। डॉक्टरों से बात करने के बाद आंटी जेनियन ने कहा, हो सकता है कि हमारे घर पहुंचने से पहले ही वह चली जाए। हम चुपचाप घर की ओर चल दिए। मैं कार की खिड़की के बाहर दुनिया को गुजरते हुए देख सकता था। यह मेरे लिए शांत और ठंडा था। मैं बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। मुझे डर लग रहा था। मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा? जब हम घर पहुंचे तो जैसे ही हम सामने के दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, फोन की घंटी बजी। दादी मिल्ड्रेड जल्दी से फोन उठाने आईं। वह किचन में बैठ गईं, धीरे से बातें कर रही थीं। उन्होंने फोन रख दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा था, उन्हें खाली चेहरे से देख रहा था। वह चली गई हैं, दादी ने धीरे से कहा। वह प्रार्थना करने लगीं। मैं ऊपर गया, अपने आसपास की हर चीज से सुन्न होकर, और अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैंने अपना बास्केटबॉल उठाया और बिना किसी को पता चले घर से निकल गया। मैं 131वें नंबर पर तेजी से चढ़ा, पूरे रास्ते ड्रिबलिंग करता हुआ। बॉल मेरे हाथों का हिस्सा थी। मैं कोर्ट पर पहुंचा और शूट करना शुरू कर दिया। मैंने हर शॉट बेताबी से लिया, जैसे बास्केटबॉल का हर शॉट किसी तरह उस दर्द और उदासी की लहर को रोक देगा जो मेरी तरफ आ रही थी। मैंने एक के बाद एक शॉट मारे। बॉल मेरे हाथ से छूटी और तैरती रही, ऐसे लटकी रही जैसे समय का कोई मतलब नहीं था, और फिर रिम से नीचे गिर गई।
वही हाथ जिसे मेरी माँ ने कुछ घंटे पहले आखिरी बार पकड़ा था। एक और शॉट, फिर एक और। मैं वहां 1 घंटे से था जब आस पड़ोस में यह बात फैलने लगी कि मिस कैथी चली गई हैं। फिर एक अजीब बात हुई। कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, इसमें हमको प्रेरणा मिलता है कहानी बनाने के लिए। धीरे धीरे लोग कोर्ट में आने लगे। पहले तो वे बस देखते रहे। वे क्लासमेट, पड़ोसी और पुराने हुपर थे जिन्होंने मुझसे पहले कभी बात भी नहीं की थी। फिर वे एक एक करके जुड़ने लगे। ज्यादातर ने एक शब्द भी नहीं बोला। गले मिलना और गले मिलना तो हुआ, लेकिन कुछ ही शब्द। मैं वह सब महसूस कर सकता था जो उन्होंने कभी नहीं कहा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मूका। मेरी मां का अंतिम संस्कार धुंधला था। मैं पूरे समय फर्श को घूरता रहा। मैंने उन धीमी सिसकियों को रोकने की कोशिश की जो पहली लाइन से लेकर पिछली लाइन तक आ रही थीं। मैं पहले भी ऐसे अंतिम संस्कारों में गया था जहां लोग रो रहे थे और घुटनों के बल गिर रहे थे, क्योंकि सड़कों के गुस्से या किसी अनजान गोली के बेरहम अंजाम ने किसी अपने को बहुत जल्दी छीन लिया था। लेकिन मां के अंतिम संस्कार में कोई नहीं रोया। किसी ने भगवान से नहीं पूछा क्यों, मेरे अलावा। हालांकि मैं जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मौत मेरे लिए एक पिंजरा थी, लेकिन मेरी मां के लिए यह एक आजादी थी। यह बस भगवान की मर्जी थी। मुझे लगता है कि यह बताने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं थी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मूका। पड़ोस ने मेरा साथ दिया, क्वींस ने मेरा साथ दिया। मेरी जिंदगी में पहली बार बास्केटबॉल ने मुझे बचाया था। मैं महसूस कर सकता था कि यह मुझे जमीन से उठा रहा है, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। नेक्स्ट चैप्टर 4।